नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कहते हैं कि दो आवेशित प्लेटों के बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र E है। एक आवेश स्मॉल q को बंद आयताकार पथ पर घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो दो प्लेटें बना लेंगे। सबसे पहले तो हम मानकर चलिए ये कोई दो प्लेटें हैं इस प्रकार की, और इसमें एक समान वैद्युत क्षेत्र है। तो हम एक समान वैद्युत क्षेत्र यहां उत्पन्न कर लेंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र को सीधी समांतर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कुछ इस तरह से जैसा कि चित्र में दिखा रखा है। अब वो कहते हैं कि एक आवेश Q को बंद आयताकार पथ पर घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। इसमें जो वैद्युत क्षेत्र है वो E है। एक समान वैद्युत क्षेत्र E है। अब क्योंकि ये बल रेखाएं पहली प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर चल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि पहली प्लेट पर धन आवेश है और दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश है। अब हम एक आयताकार पथ बना लेंगे। आयताकार पथ मानकर चलिए ये कोई आयताकार पथ है। इस पथ पर इन्होंने स्मॉल q आवेश को घुमाना शुरू किया है। स्थिति आप कह सकते हैं 1 से 2। ये कोना इसका 1, 2, 3 और 4 है। 1, 2, 3, 4। अब सबसे पहले जो आवेश q है वो कोना नंबर 1 से चलना शुरू हुआ और चलकर कोना नंबर 2 पर ये पहुंच जाता है। फिर 2 से 3 की तरफ आता है, फिर 3 से 4 की तरफ जाता है और वापस पुनः घूमकर 4 से 1 की तरफ ये चला जाता है। तो इस प्रकार जो आवेश स्मॉल q है उसका पथ कुछ 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हो जाता है। आवेश कौन सा ले रहे हैं? स्मॉल q आवेश ये ले रहे हैं। तो स्मॉल q हमने दर्शा दिया है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल d है। स्मॉल d। क्योंकि जो पथ है ये स्मॉल d आप दूरी मत मानिए, ये पथ की लंबाई मानिए। आप पथ की लंबाई या चौड़ाई आप मान सकते हैं। चलिए चौड़ाई मान लीजिए। जो पथ है ये आपका 3 और 4, इसकी जो चौड़ाई ली है उन्होंने स्मॉल d है मानकर चलिए, क्योंकि हमको केवल इसी की ही आवश्यकता इसको सोल्व करने में पड़ने वाली है। तो इसमें क्या बल लगेगा? सबसे पहले तो आवेश को जब हम कोना नंबर 1 पर रखते हैं तो इस वैद्युत क्षेत्र के द्वारा इस आवेश पर लगने वाला जो बल है वो हो जाता है F इक्वल टू QE। F इक्वल टू Q इंटू E। इतना बल लगेगा। मात्रक है न्यूटन। अब इस बल के द्वारा इस आवेश को कोना नंबर 1 से कोना नंबर 2 तक पहुंचाने में किया गया कार्य का सूत्र क्या होता है? W इक्वल टू बल गुणा विस्थापन यानी D। क्योंकि D आपने क्या मानी है? इसकी चौड़ाई मानी है और ये आयताकार है, तो प्रत्येक स्थान पर इसकी जो चौड़ाई है वो D ही होगी। तो हो जाएगा सूत्र W इक्वल टू F इंटू D। वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा F की वैल्यू है QE
और ये है डी, यानी इतना जूल कार्य किया जाएगा, इतना जूल कार्य किया जाएगा वह्यकर्ता को इस आवेश को बिंदु 1 से 2 तक पहुंचाने में। अब ये आवेश घूमकर कोना नंबर 2 पर पहुंच चुका है। कोना नंबर 2 पर पहुंचने के पश्चात यह नीचे की तरफ चलना शुरू करेगा कोना नंबर 3 की तरफ। तो इस परिस्थिति में जो विस्थापन है और बल है, विस्थापन और बल, क्योंकि बल की जो दिशा है वो इस तरफ है, बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के सापेक्ष है, और जो विस्थापन है, विस्थापन तो नीचे की तरफ हो जाएगा, यानी एस वेक्टर आप नीचे को दिखा सकते हैं कुछ इस तरह से। यानी विस्थापन में और बल में कितने डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर? 90 डिग्री का। क्योंकि आवेश कोना 2 से 3 तक जाता है, जहां विस्थापन और बल के मध्य कैसा कोण है? लंबवत, यानी थीटा इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो सूत्र प्रयोग करेंगे, ये आप इसको इस तरह से भी करते हो, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर भी आप कर सकते हो, गुणा का चिन्ह नहीं आएगा, डब्ल्यू इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर आ जाएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का प्रयोग करते हुए आप इसको ओपन कर सकते हैं। cos थीटा और cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितने हैं? विस्थापन भी इसी दिशा में है, बल भी इसी दिशा में है। तो पहली कंडीशन में थीटा इक्वल टू क्या है? 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। अब यहाँ पर कोने से नीचे घूम गया, यानी इसके मध्य कैसा कोण बनेगा? 90 डिग्री। फिर ये आ गया यहाँ पर, तो 90 फिर जोड़ दीजिए, यानी 270 हो जाएगा। कितना? 270 हो जाएगा। 270 के पश्चात घूमकर ये वापस 360 हो जाएगा, 360 डिग्री। और यहाँ से ये चला था, यहाँ पर जो कोण है वो 0 डिग्री है। जीरो डिग्री कुछ इस तरह से। यहाँ थीटा इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री है। तो सूत्र का प्रयोग करेंगे, W इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर का हो जाएगा एफ डी कोस थीटा, एफ डी कोस थीटा। तो डायरेक्टली थीटा की वैल्यू रख लीजिए, किसी और चीज की वैल्यू रखने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। तो W इक्वल टू क्या होगा? एफ डी कोस थीटा की वैल्यू कितनी है? 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है पूरी की? 0। अब 0 रखेंगे, 0 से इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा। यानी इस परिस्थिति में, इस कंडीशन में जो किया गया कार्य है वो 0 होगा, यानी आवेश को 2 से 3 तक पहुंचने में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जाएगा। वो कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगली कंडीशन में देखिए, अब आवेश कोना नंबर 3 पर आ चुका है और 3 से 4 की तरफ चलना शुरू करता है। यहाँ पर जो थीटा है वो कितना है? 270 डिग्री है। थीटा इक्वल टू कितना है? 270 डिग्री है। तो हो जाएगा यहाँ पर W इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। इसी का ही हम प्रयोग करेंगे, जो इसकी थर्ड कंडीशन है। कहाँ से पहुंच रहे हैं? 3 से 4 की तरफ, 3 से 4 की तरफ। और यहाँ कहां तक आए थे? 2 से 3 की तरफ। और ये कब किया था हमने? 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ, 2 से 3 की तरफ, 3 से 4 की तरफ। हम वहां देख लेते हैं इसको। हो जाएगा W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। एफ की वैल्यू आपके पास में है, कितनी है? एफ की वैल्यू क्यू ई डी कॉस 270 आप लिख सकते हैं। 270 थीटा के स्थान पर 270, क्योंकि 0, 90, 180, 270, 360 इस तरह से कुछ ये वैल्यू हो रही है। हो जाएगा W इक्वल टू cos 270 की वैल्यू -1 होती है, तो
माइनस क्यू इंटू ई इंटू डी ए हो जाता है। तो इतना कार्य किया जाएगा। दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर चलने की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा और इसके पथ के चलने की दिशा दोनों ही विपरीत है। विपरीत होने के कारण ये नेगेटिव कार्य किया जाएगा। मात्रक है जूल। अब ये वापस बिंदु 4 पर चला जाता है। अब 4 से 1 पर आने के लिए यही प्रक्रिया होगी जो 2 से 3 के लिए थी, अर्थात 4 से 1 तक आने में किया गया कार्य कितना होगा? W इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। W इक्वल टू 0। क्यों होगा 0? क्योंकि आवेश 2 से 3 तक चल रहा है, जहां पर थीटा इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री है। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का हमने प्रयोग किया तो एफ डी कोस 0 प्राप्त हुआ। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। इसी का ही हम उल्टा कर देंगे तो 4 से 1 जो पथ है इसका, उसके अनुसार हो जाएगा W इक्वल टू 0। तो किया गया कार्य कहाँ कहाँ पर हमको प्राप्त हो रहा है? 1 से 2 में कितना कार्य प्राप्त हुआ? QED। और 3 से 4 में अगर हम देखते हैं तो यह कार्य ऋणात्मक हमको प्राप्त होता है, यानी W इक्वल टू माइनस QED। हमने जो वहां पर 270 रखा है वो गलत रखा है, ये 180 है क्योंकि एक हम छोड़ दिया cos 180। क्योंकि 0 90 है, फिर ये 180 हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 270 और फिर वापस घूमेंगे इसके लिए तो हो जाएगा 360 cos 360। कुछ इस तरह से ये वैल्यू प्राप्त होगी। और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा QED। अब सही है, ये आपका सोल्व हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे खंड दे रखे हैं, 5 क्वेश्चन दे रखे हैं नेक्स्ट खंड में, तो ये बहुत समय ले लेंगे, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए इसको अगली वीडियो में हम करेंगे। धन्यवाद।